जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बहुत वाइड टॉपिक होने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके थे फॉर्म को लेके। आज से फॉर्म की आपकी डेट भी शुरू हो गई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फॉर्म आप फर्स्ट डेट को मत भरना, थोड़ा सा 3-4 दिन वेट करो, काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लेरिफाई हो जाएंगे। उन्हीं डाउटों में से बहुत सारे डाउट तो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखना। आपके कहीं ना कहीं जो आपके मन में डाउट होगा उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन वाले जो प्रश्न है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसका कट ऑफ पे क्या असर होने वाला है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला पॉइंट तो आपका है ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन को लेके बता देता हूँ। देखो, ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन पे एक बात साफ है कि आपका जो हमने देखा था जब हमने रिकॉर्ड किया था वीडियो, तब लगभग मैंने आपको 15 क्वेश्चन शायद टोटल हमने डिस्कस किए थे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से। लेकिन उसके बाद भी कई सारी आपत्तियाँ डिफरेंट पिटिशन के थ्रू फाइल हुई और सबको अब क्या मर्ज करके सिंगल पिटिशन में देखा, तो उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हैं जो आपके ऑब्जेक्शन के फॉर्म में चले गए हैं, जिसमें से लेवल 1 में ही 15 और लेवल 2 में लगभग 15 है। तो डेफिनेटली इतना बड़ा जब चेंज अगर होता है बाई चांस कि मैं, तो इससे रिजल्ट पे तो फ़र्क पड़ेगा। तो रिजल्ट दो तरह से, एक तो होगा इफेक्ट, एक तो आपका बोनस के लिए जो डिमांड की गई है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, या फिर सिलेबस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल ही नहीं है चारों में से, और एक आपका अगर ऑप्शन चेंज होता है, ठीक है। दोनों ही केस में आपके कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा और ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ये बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो कैसे दोबारा मार्कशीट करता है। आप फॉर्म भर भी देते हो तो आपके मार्क्स को रिवाइज करोगे, हो सकता है कि आपके मार्क्स के लिए फिर से या तो बोर्ड जो है डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बोर्ड से ही आपके मार्क्स कलेक्ट कर ले, या फिर आपसे फिर से एक फॉर्म को अपडेट कराया जाए, ठीक है। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि कट ऑफ में चेंज डेफिनेटली आएगा। कितने मार्क्स चेंज होते हैं वो डिपेंड करेगा कि कितने आपत्ति वाले क्वेश्चन को हाई कोर्ट स्वीकार करता है। एक जो बात ये है हाई उसका कि एक्सपर्ट कमेटी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने आपको बताया था कि एक्सपर्ट कमेटी जो होती है वो आपकी सरकार डेफिनेटली यही कहेगी कि हमने एक्सपर्ट कमेटी से ऑलरेडी रिव्यू करवा लिया है, लेकिन हाई कोर्ट में इस कमेटी की रिपोर्ट की बहुत महत्व होती है। अगर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कह देती है कि हमने सारा चेक कर लिया है और किसी भी क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर शायद आपकी आपत्तियां जो है सारी रिजेक्ट हो जाएं और किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ फ़ायदा ना मिले। लेकिन नॉर्मली क्या है कि सरकार उसके लिए समय मांगा है। अगर सरकार ने, जो भी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है, सरकार ने क्या है समय मांगा है कि हमको और टाइम चाहिए रिपोर्ट बनाने में। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो अब तक जो एक्सपर्ट कमेटी जिससे सरकार काम कर रही थी उसने सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई नहीं किया है। अब जो आपत्ति वाले क्वेश्चन है ये हाई कोर्ट से जाएंगे बोर्ड के पास, और क्योंकि बोर्ड भी उसमें एक पार्टी है, तो अब जो कमेटी बनेगी उसकी रिपोर्ट, तो उसके लिए टाइम मांगा है। तो इसका मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इस मंथ एंड तक आपका इसका डिसीजन आ सकता है। वहाँ से हम एक बार डिसीजन आ जाएगा तो उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और फिर एक बार डेफिनेटली एक सर्वे टाइप सा करवाना पड़ेगा कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वहाँ से हम आइडिया लगाएंगे कि आपका जो है चेंज जो है कट ऑफ में कितना आ सकता है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई हमारी ऑब्जेक्शन वाली की, ठीक है। अब धीरे धीरे करके आपके जो और सवाल थे उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सवाल तो जो था वो एडिशनल सब्जेक्ट को लेके काफ़ी लोगों के मेरा सवाल था, ठीक है। मैं एक्चुअल टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पता किया इस एडिशनल वालों के बारे में लेके कि इस पर्टिकुलर विज्ञप्ति में कहीं भी एडिशनल का अभी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। एडिशनल का कोई जिक्र नहीं किया गया कि एडिशनल वालों को इसमें अलाउ किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन नॉर्मली भर्ती परीक्षा में जो होता है एडिशनल वालों को रीट की जो 2018 में भी अलाउ किया गया था, लेकिन इस पर्टिकुलर विज्ञप्ति में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला विचाराधीन है, तो आपको हो सकता है उस पिटीशन में आपको जो है या तो उसमें आप जुड़ना हो या फिर उस पिटीशन का वेट करना हो। तब तक अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि एडिशनल वालों को आप ये लोग अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो तीसरा आता है वो आता है आपका प्रमाण पत्र, ठीक है। प्रमाण पत्र आप एक बार ध्यान रखना, चाहे आपके पास कोई सा भी प्रमाण पत्र हो, मार्च 2022 से पहले उसकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज चाहे 9 फरवरी आपका जो है लास्ट डेट है, लेकिन आप कोशिश ये करना कि कम से कम आपका जो है मार्च 2022 तक तो वो प्रमाण पत्र वैलिड ही हो। मैंने आपको एक बात पहले ही बता दिया था कि अभी ऑनलाइन फॉर्म में तो आपको उसकी शायद जो सारे प्रमाण पत्र उनकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन काउंसलिंग होगी एक बार मार्च अप्रैल मई में, तो कोशिश ये करना कि कम से कम मार्च तक आपके पास वैलिडिटी हो आपके प्रमाण पत्रों की, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो मूल निवासी प्रमाण पत्र हो, तब आपको क्या है दिक्कत नहीं आएगी। तो और जहाँ तक कि अगर EWS का अगर प्रमाण पत्र है तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो
करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है इनकम चेंज होती रहती है, आपको पता होगा, क्योंकि अगर आपका सर्टिफिकेट आपकी पिता की आय पे बना हुआ है तो आय जो है चेंज होती रहती है हर साल। तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप इस करंट ईयर में हो कि नहीं हो उसकी भी जानकारी आपको अपने सर्टिफिकेट के थ्रू देनी होगी। तो इसकी तो वैलिडिटी जो है करंट आपका फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और उसी के हिसाब से आपको जो है सर्टिफिकेट आपका रेडी करवाना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात चल गई है तो मैंने आपको एक बात और बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आय का प्रमाण पत्र लगा रहे हो सर्टिफिकेट बनाने के लिए, सर्टिफिकेट आपके ही नाम पे बनेगा। कोई भी सर्टिफिकेट तो जो स्टूडेंट होता है या फिर जो अभ्यर्थी होता है उसी के नाम पे बनता है, लेकिन आय का जो प्रमाण पत्र लगेगा वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हस्बैंड का वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आय का प्रमाण पत्र ये क्लियरली मैंने आपको बताया था, नोटिफिकेशन में भी क्लियरली दिया हुआ है, 12.2 सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। आय का प्रमाण पत्र हस्बैंड का जो होगा वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। केवल फादर का ही आपका जो आय का प्रमाण पत्र लगेगा, चाहे भले से आपकी फीमेल में शादी हो चुकी हो, तब भी आपका जो पिताजी का आय प्रमाण पत्र है उसी के थ्रू जो ईडब्ल्यूएस बना है वो ही वैलिड होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कैटेगरी को लेके कि हमने रीट का फॉर्म जो है जनरल में भर दिया था किसी कारण से, या उस वक्त आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, क्या अब हम कैटेगरी नई अपनी जो करंट कैटेगरी है आपकी चेंज हो गई है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, क्या हम भर सकते हैं? यस, आप भर सकते हो। आप कैटेगरी को इस फॉर्म में आपकी जो भी करंट कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, चाहे एससी है या एसटी है, वो आप भर सकते हो, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। एक बात और, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सर जनरल में ज़्यादा सीटें होती हैं तो क्यों हम जनरल का भर दें फॉर्म। नहीं, आप अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म भरो, ऑटोमेटिकली अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं और अच्छे हैं तो आपको जनरल में ही काउंट कर लिया जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो कैटेगरी होती है इनका क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है, आपकी योग्यता के आधार पर भी आपको सेलेक्ट किया जा सकता है और रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको भी दिया जा सकता है, दोनों चीज़ें आपको होती हैं। तो मैं वैसे रिजर्वेशन को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपका, उसमें हम और क्लैरिफाई कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये बात होगी। उसके बाद जो आती है अदर स्टेट वालों की, कई सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे अदर स्टेट वालों के लिए सर। तो अदर स्टेट वालों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जनरल में ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट हैं उन सर्टिफिकेट्स का बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी सर्टिफिकेट वैलिड हैं, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट दी थी वो डॉक्यूमेंट लिस्ट आप वेरीफाई कर लेना। वीडियो में आपको उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा मैं आपको वो वीडियो। ध्यान रख लेना, आपकी कैटेगरी आपकी जनरली रहने वाली है, लेकिन अगर आपके पास स्टेट से रिलेटेड कुछ प्रूफ जरूर होना चाहिए, जैसे मूल निवासी प्रमाण पत्र है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो सब आपके यहाँ भी वैलिड होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब सर्टिफिकेट आपको जो आज से आपकी फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें काम नहीं आएंगे। उसमें तो आपको केवल काम क्या आएगा, आपका प्रमाण पत्र, ठीक है, और आपकी जो है मार्कशीट। वो भी आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आपका प्रोविजनल है तो काम चल जाएगा, या फिर आपके पास अगर मार्कशीट्स भी हैं तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। पर मार्कशीट आपके पास जो है ओरिजिनल होनी चाहिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी से मिलती है। नहीं है तो आप उनको निकलवा लीजिए। और अपेयरिंग वाला केस है अगर, तो आप इंटरनेट की मार्कशीट को भी लेके कॉलेज से सत्यापित करवा सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी चल जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी सही कि अगर आपका कोई भी करेक्शन है, जैसे आपको नाम में कोई चेंज है या जैसे आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी है, तो आप उसके लिए एक सिंपल सा क्या कर सकते हैं, एक शपथ पत्र का यूज़ ले सकते हैं। और शपथ पत्र में आप उस जो भी आपका करेक्शन है उसको आप इन्फॉर्म कर दो, तो शपथ पत्र को आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आप जो करेक्ट आपका नाम है जो आधार कार्ड में है वो आपका वैलिड नाम होगा, तो उसमें कह सकते हैं कि आपका जो नाम है किसी गलती से उसमें गलत हो गया था सर्टिफिकेट में, और आपका जो करेक्ट नाम है वो मैं ये सत्यापित करता हूँ कि मेरा जो सही नाम है वो ऐसा है और आधार में भी यही नाम दिया हुआ है। ऐसे करके आप एक शपथ पत्र बनवा सकते हो। किसी भी आप नोटरी की शॉप पे जाके पता कर सकते हो। शपथ पत्र का फॉर्मेट उनके पास होता है, नाम करेक्शन का, माता का नाम करेक्शन का, पिता के नाम करेक्शन का, उनके पास फॉर्मेट होता है। 50 रुपये के 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप उसको बनवा सकते हो, ठीक है। ये बन गया आपका शपथ पत्र वाली बात होगी। उसके बाद बात करते हैं एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन का मैंने आपको बताया था कि इसकी जो होती है एक्स सर्विसमैन की क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है इसमें तो एक्स सर्विसमैन। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि कई बार एक्स सर्विसमैन क्या होते हैं कि कंप्लीटली आपके फिल नहीं हो पाती हैं सीट्स। जैसे सपोज 10 सीटें हैं अगर एक्स सर्विसमैन की, तो 8 ही सीटें फिल हो पाती हैं। तो उस टाइम में
वर्टिकल रिजर्वेशन वैलिड हो जाता है कि जिस कैटेगरी से वो सर्विसमैन अप्लाई कर रहा है उसी की कैटेगरी से उस सीटों को भरा जाएगा। जैसे सामान्य से है तो सामान्य से भरा जाएगा, एससी से है तो एससी से भरा जाएगा, खाली नहीं छोड़ेंगे सीट्स को, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 2018 में, तो उनको क्या किया गया था, आपको सामान्य की सीट से भरा गया था। लेकिन अब शायद ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उनको 10% रियायत है, तो लगभग आपकी जो है शायद ही सीट खाली रहें। इन केस अगर खाली रहती भी हैं तो उनको जो है सामान्य की उस पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट से भरा जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है विद इन द कैटेगरी, यानी एक कैटेगरी एक सर्विसमैन एससी का भी हो सकता है, जनरल का भी हो सकता है, एसटी का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी उसमें। फीमेल वाले केस में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। आपका जो 30% रिजर्वेशन जो फीमेल को मिलता है उसमें भी ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जो है केवल और केवल 30 महिलाएं ही आपकी जो है लेनी है 100 में से, और 31वीं महिला को आप नहीं ले सकते। यही हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट होता है, चाहे भले से उस फीमेल कैंडिडेट के 150 में से 150 ही मार्क्स आए हों, लेकिन फिर भी उसको रिजर्वेशन के तहत ही लिया जाएगा, ठीक है। वर्टिकल में ऐसा नहीं होता है। वैसे अभी फिलहाल आप इतना ही समझ लो, लेकिन अब डिटेल में मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा पूरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का और वर्टिकल रिजर्वेशन का, जहाँ पे हम और डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मोस्टली इसी वीक में मैं वीडियो बना दूंगा। पहले ये वाला वीडियो जरूरी था ताकि, क्योंकि आपका फॉर्म भरने की डेट आ रही है, तो मुझे लगा कि इन सब क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन पहले मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बात हमारी होगी कि अभी केवल आपको मार्कशीट चाहिए, रीट का प्रमाण पत्र चाहिए, वो भी अभी रीट का प्रमाण पत्र तो आया नहीं है। रीट के प्रमाण पत्र को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली अब ऐसा चांस लग रहा है कि आपका प्रमाण पत्र जो है आपको ऑनलाइन ही मिलने वाला है। यानी कि आपको पता होगा कि डिजी बॉक्स में डिजी लॉकर में आपको ये प्रमाण पत्र मिलेगा। जैसे कि सीटेट का आता था, आप लोगों ने कईयों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, और उस प्रमाण पत्र को आप डायरेक्ट डाउनलोड करके आप फॉर्म में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, वो पूछते हैं कि अगर जैसे लेवल 2 में BSTC और बीएड है, आपके पास एक डिग्री प्राइवेट है, एक डिग्री रेगुलर है, ठीक है। ये वाला कई बार एक क्वेश्चन आता है कि सर एक डिग्री मेरी प्राइवेट है, एक डिग्री मेरी रेगुलर है, तो क्या मुझे कोई दिक्कत आ सकती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इसमें। आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार फिर आप किसी शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी से या फिर शिक्षा विभाग की जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से एक बार फिर से कंफर्म कर लेना। लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सर्टिफिकेट्स को लेके वैलिडिटी मैंने आपको बता दी। SC/ST सर्टिफिकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली होते हैं 5-5 साल तक। लेकिन OBC EWS का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो उसको देख लें कि वो आपके पास 6 महीने के अंदर अंदर बना हुआ है, नहीं है तो उसको प्लीज़ नया ही बनवाएं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना आपको क्या है कि एन मोमेंट पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर बनवा लें नया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो सर्टिफिकेट तो काम आता ही है। EWS का तो स्पेसिफिकली, क्योंकि वो तो डायरेक्टली रिलेटेड है आय से, और आय आपकी जो है हर वित्तीय वर्ष में चेंज होती रहती है, तो आपको सर्टिफिकेट अपडेट कराना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात होगी हमारी EWS और OBC के सर्टिफिकेट की, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है हमारा मेनली मेल फीमेल की कट ऑफ को लेके। कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि सर मेल फीमेल की कट ऑफ सेम जाएगी। नॉर्मली रीट में देखा गया है कि नॉर्मली आपकी क्या होती है, कट ऑफ सेम जाती है मेल और फीमेल की। उसका कारण क्या है, मैंने आपको एक कारण बताया था, पटवारी और वीडियो के इनके जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें डिफरेंस फिर भी आ जाता है। लेकिन टीचिंग फील्ड में क्या होता है, काफ़ी सारी महिलाएं अप्लाई करती हैं। क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है तो आपको पता है कि 30 महिलाओं को ही मौका मिलने वाला है, ठीक है। तो 30 महिलाएं, कभी भी आपको ऐसा होगा नहीं कि आपकी जो है कम रह जाए, बल्कि में ऐसा हो सकता है कि अगर चांसेस बन सकते हैं कि फीमेल की कट ऑफ मेल से ऊपर जा सकती है। बिकॉज 30% अगर रिजर्वेशन है तो ऐसा हो सकता है कि अगर टोटल सीट्स मानो कि SC कैटेगरी में आपको पता है कि 15% रिजर्वेशन है तो ST कैटेगरी में अगर 15% रिजर्वेशन है तो 15 में से आपकी जो है 1/3 सीट, मतलब 5 सीट जो है आपकी किसको जाएंगी, वो फीमेल को जाएंगी। और अगर इस केस में अगर ऐसी योग्यता के आधार पे 6 लड़कियां सेलेक्ट हो रही हैं तो ऐसा हो सकता है कि लड़कियों की कट ऑफ जो है लड़कों से ज़्यादा चली जाए। क्योंकि अगर 6 लड़कियां योग्यता के आधार पे आगे लेनी तो आपको 5 ही है, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्या हो जाएगी, एक नंबर है, एक लेवल से ऊपर चली जाएगी। तो लेकिन बराबर ही जाती है, कोई इसमें चांसेस नहीं है। लेकिन उसके पटवार वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि एप्लीकेंट्स ही बहुत कम होती हैं। एप्लीकेंट्स कम होती हैं क्योंकि फील्ड जॉब होती है, फील्ड जॉब में एप्लीकेंट्स कम होती हैं, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है।
इसलिए फिक्स नंबर ऑफ आपको महिलाएं लेनी है, तो ऑटोमेटिक उन महिलाओं को, फिक्स नंबर महिलाओं को सीट भरने के लिए आपको नीचे से जाके जो है सारे स्टूडेंट्स को चेक करना पड़ता है। इसलिए जो है महिलाओं की कट ऑफ क्या होती है, कम हो जाती है। वैसे इसको डिटेल में हम एक बार जो रिजर्वेशन वाला जो पूरा पढ़ेंगे समझेंगे ना ढंग से, तब हम मैं सारे एग्जाम्पल भी लूँगा आपको कि रीट में क्या होता है, पटवार में क्या होता है और वीडियो वगैरह के एग्जाम में क्या होता है। ठीक है, तो होपफुली मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और उसका मेन कारण यही था क्योंकि ये क्वेश्चंस कमेंट में भी आ रहे थे और मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं आपके फॉर्म भरने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका एक जो रह जाता है वो ये रह जाता है कि फॉर्म कैसे भरें, उस टाइप का जो है। तो उसके लिए मैं 1-2 दिन आप मेरे लिए वेट करें, मैं सारी इन्फॉर्मेशन जुटा के या तो एक मैं डेमो वीडियो बनाऊंगा फॉर्म भरते हुए, ठीक है, जिसमें आपको मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको जो है स्नैपशॉट के जरिए या किसी जरिए थोड़ा गाइडेंस देने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें कभी मैंने फॉर्म भरा नहीं है, तो मैं भी काफ़ी हेल्प लूँगा यूट्यूब से, और करके आपके लिए एक कंसोलिडेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन में लेके आऊँगा जहाँ से आपको मिले, फिर आप अपना फॉर्म भरना है। इसलिए अभी आप जल्दबाजी ना करें फॉर्म भरने में, वेट करें 2 से 3 दिन और फिर मैं आपके लिए जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे क्वेश्चंस की। होप आपको काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी आपके कोई सवाल अगर रह जाते हैं तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर ज़्यादा सवाल होते हैं तो हम उन सवालों को फिर वापस से एक वीडियो के फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, तो आई थिंक इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।